मुअज़्ज़ज़ सामीन, भाइयों और बहनों, देवियों और सजनों, आज मैं आपके लिए एक दर्दनाक फसाना इश्क लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस इश्क का फसाना 17वीं सदी ईस्वी के मुग़ल दौर की दर्दनाक इश्किया दास्तान है। यानी ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है और मुग़लिया दौर के इश्क की दास्तान है। ये है ज़ेबुन्निसा और आकिल ख़ान राज़ी के इश्क का फसाना दिल खराश। कुछ लोग इस फसाने की सच्चाई पर शक को शुबह की दबीज़ पर्दे डालने की कोशिश करते हैं, मगर सच पर झूठ के जितने भी पर्दे चढ़ाए जाएं, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। ये एक बदकिस्मत शहज़ादी की दास्तान है जिसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े और नाम निहाद नेक बादशाह के घर जन्म लिया, जो अपनी बेटी की तकदीर के कांटे ना चुन सका। चहीती शहज़ादी होने के बावजूद किस्मत ने उसको बहुत ठोकरें मारी। ये ज़ेबुन्निसा की दास्तान है जो हिंदुस्तान के छठे मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी थी, जो उसकी पहली बीवी दिलरस बानो बेगम के वतन से फरवरी 1638 में दौलताबाद औरंगाबाद दक्कन में पैदा हुई। उसकी वालदा दिलरस ईरान के सफ़वी ख़ानदान की शहज़ादी थी। ज़ेबुन्निसा अपने 11 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और अपने बाप की बहुत चहीती थी औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब ने उसकी तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी और वो बड़ी होकर कुरान पाक की हाफ़िज़ा, आलमा और फाज़ला बन गई। उसे अरबी, फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत ज़बानों में महारत हासिल थी। उसने जब 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया तो औरंगज़ेब ने उसे 30,000 तिलाई अशरफियाँ इनाम दी और 30,000 अशरफियाँ उसकी उस्तानी को अता की। ज़ेब ने दीगर साइंसी अलूम, अदबियात, रियाजी, इल्मुल फ़लकियात, फ़लासफ़ी और ख़त्ताती में भी महारत हासिल की। वो मौसीकी की दिलदादा भी थी और ख़ुद भी गीत लिखती और गाती थी। मिलाद की महफ़िलों में वो अपनी लिखी हुई नातें गा कर सुनाया करती थी। वो तसव्वुफ़ में भी कामिल दस्तगाह रखती थी। इसके अलावा वो मख्फ़ी के तखल्लुस से शायरी भी करती थी, यानी उसका तखल्लुस था मख्फ़ी। 15,000 अशार पर मुश्तमिल उसका दीवान मख्फ़ी उसके मरने के बाद शाये हुआ। उसके पास 10,000 नादिर कुतुब की लाइब्रेरी थी, 10,000 कुतुब की लाइब्रेरी। उसने अपने दफ्तर में बेशुमार उलमा और फज़ला को मुशाहरे पर रखा हुआ था, जो उसके लिए किताबें तसनीफ़ करते या तर्जमे करते। वो बाप से मिलने वाले इनामात, दौलत, अशरफियाँ और ख़जाने गरीबों में बांट दिया करती थी या किताबों पर खर्च करती थी। उसने कई बेवाओं और यतीमों के वजीफ़े मुकर्रर कर रखे थे। वो अपने खर्च पर गरीब लोगों को हज करवाया करती थी। वो शुरू में अपने बाप की जितनी चहीती और पसंदीदा बेटी थी, बाद के सालों में वो दोनों एक दूसरे से उतने ही मुतनफ़िर और बेजार थे। औरंगज़ेब ने 20 साल तक ज़ेबुन्निसा को कैद में रखा और उसकी मौत कैद खाने में हुई। इतने सारे गुनों की मालिक शहज़ादी का अंजाम बहुत हसरतनाक था। उसकी इन बदआमालियों की वजह से औरंगज़ेब की तबीयत बहुत मुकद्दर रहती थी।
उसकी बीमारी तूल खींचने लगी तो हकीमों और तबीबों ने उसे मशवरा दिया कि वो कुछ अरसे के लिए जनूब यानी दक्कन छोड़कर शुमाल के किसी शहर चला जाए। उन दिनों लाहौर में उसके हुक्म पर बादशाही मस्जिद तामीर की जा रही थी और लाहौर का नायब सूबेदार आकिल ख़ान राज़ी था, जो उसके वज़ीर औरंगज़ेब के वज़ीर फ़ाज़िल ख़ान का दाना, जवान और होशियार बेटा था। आकिल ख़ान औरंगज़ेब अपने बाल बच्चों के हमरा लाहौर जाने का जब उसने इरादा किया तो उसके वज़ीर फ़ाज़िल ख़ान ने अपने बेटे आकिल ख़ान को बादशाह और उसके ख़ानदान का ख़ासुल ख़ास ख्याल रखने का हुक्म लिख भेजा। बादशाह शाही किले में क़याम पजीर हुआ तो आकिल ख़ान ज़्यादातर वक्त बादशाह और उसके ख़ानदान की हाज़िरी में रहने लगा। उन दिनों ज़ेबुन्निसा ज़्यादातर बहुत मलूल और गमगीन रहती थी और किसी हद तक अपने बाप के ख़िलाफ़ मुआनदाना जज्बात उसके दिल में पल रहे थे। उसे अपने तमाम चचाओं से बेपनाह मोहब्बत थी। ख़ास तौर पर चचा दारा शिकोह और चचा मुराद से उसे वालिहाना लगाव था, मगर जब एक एक करके उसके बाप ने शाह शुजा समेत उसके सारे चचाओं को बेदर्दी के साथ झूठे बहानों और मन घड़त उज़र तराश कर मरवा दिया तो ज़ेबुन्निसा का जी दुनिया से उचाट हो गया। इसलिए अब उसका दिल दक्कन और आगरा की सरजमीन पर नहीं लग रहा था कि वहाँ कदम कदम पर खून आशाम दास्तानें लिखी जा चुकी थी। ख़ास तौर पर उस वक्त तो उसके दुख और रंजीदगी की इंतहा न रही जब औरंगज़ेब ने उसके बचपन के मंगेतर और चचाजाद भाई सुलेमान शिकोह, जो दारा शिकोह का बड़ा बेटा था, को इबरतनाक मौत से दो चार किया। वो ज़ेबुन्निसा का बचपन का मंगेतर था। सुलेमान शिकोह की उम्र उस वक्त 27 साल और ज़ेबुन्निसा की उम्र 24 साल थी जब औरंगज़ेब ने उसको मरवाया। वो उसके बड़े चचा दारा शिकोह का सबसे बड़ा बेटा और हिंदुस्तान का आइंदा बनने वाला बादशाह था। वो अपने मंगेतर से वालिहाना मोहब्बत करती थी और बाप ने उसे नहायत बेदर्दी से बग़ैर किसी कसूर के सुलेमान शिकोह को हलाक करवा दिया, महज इसलिए कि वो औरंगज़ेब के बाद मुग़ल तख्त का वारिस था और औरंगज़ेब बादशाही अपने बेटों को मुंतकिल करना चाहता था। तमाम अहम मुग़ल शहज़ादों और गवर्नरों के कत्ल आम के बाद वहाँ औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ सख्त नफ़रत पाई जाती थी, इसलिए वो अपने ख़ानदान को लेकर कुछ अरसे के लिए लाहौर आ गया, जहाँ के हालात दक्कन की निस्बत कुछ मुख्तलिफ थे। लाहौर को तब भी बागात का शहर कहा जाता था। दरियाए रावी अपने पूरे शबाब से लाहौर के बीचों बीच से गुज़रता था, जिसकी नहरों से बागात को वाफिर पानी मुयस्सर आ जाता था। एक रिवायत के मुताबिक उस वक्त लाहौर में 80 से ज़ायद बागात थे। रावी के दोनों किनारों पर बागात का एक तवील सिलसिला था जो अस्फ़हान के ज़ियांदा रूद यानी ज़िंदा दरिया से मुस्तआर लिया गया था। रावी का बाग दोनों तरफ 30 किलोमीटर लंबाई पर मुश्तमिल था, जिसके हर 2-3 एकड़ के टुकड़े के नाम मुख्तलिफ शहज़ादों और शहज़ादियों, वज़ीरों और मशाहीर के नाम पर रखे गए थे। मसलन बाग़ बाबर, गुलरुख बाग, गुलनार बाग, आगरा बाग, मिर्ज़ा हिंदाल बाग, मासूमा बाग, दिलदार बाग, वासिफ़ मिर्ज़ा बाग वग़ैरह। अब इन बागों के नाम सफ़ाए तारीख़ से मिट चुके हैं। शालामार बाग मुग़ल बाग, यानी मुग़ल बाग वो है जो लॉरेंस गार्डन अब कहलाता है, इसका नाम पहले मुग़लिया दौर में मुग़ल बाग था। शालामार बाग, मुग़ल बाग, चौबुर्जी का जहाँ आरा बाग, नवा कोट का ज़ेबुन्निसा बाग, मियाँ मीर के मज़ार के पास 36 एकड़ पर मुहित सतवाड़ा बाग, जिसके 7 तख्ते और 7 फवारे थे,
جہانگیری باغ، نور جہاں باغ، شاہدرہ باغ وغیرہ۔ سکھوں کے دور میں ان باغات کو سخت نقصان پہنچایا گیا اور زیادہ تر باغات کو فوجی بیرکیں اور جانوروں اور گھوڑوں کے استبل بنا دیا گیا۔ شاہی خاندان کی خواتین اور دیگر افراد کو لاہور کی سیر کرانے کی ڈیوٹی عاقل خان رازی کے دستے کے سپرد تھی۔ وہ اردو اور فارسی شعر و سخن کا بہت اعلیٰ ذوق رکھتا تھا، خود بھی عمدہ شاعر تھا۔ سیر و سیاحت و تفریح کے دوران حسب حال شعر کہنے میں اسے ملکہ حاصل تھا۔ اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء اس کی خوبصورتی، ذہانت، شاہی آداب اور شعری حسن ذوق سے بہت متاثر ہوئی اور بعض اوقات چوری چھپے واہ واہ کہہ کر اسے داد بھی دیتی تھی۔ سلیمان شکوہ کے قتل کے بعد اس کے دل میں اپنے باغ کے خلاف باغیانہ خیالات جنم لینے لگے تھے۔ اسے مغلیہ سلطنت کی باغی شہزادی کہا جاتا ہے۔ وہ اب اس بات پر مائل رہنے لگی تھی کہ ہر وہ کام وہ کرے گی جس سے اس باپ کو ویسی ہی اذیت پہنچے جیسی اذیتیں وہ دوسروں کو دیتا تھا۔ اسی ضد میں وہ عاقل خان کی طرف جھکتی چلی گئی۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ ہم سخن، ہم ذوق، ہم نشین اور ہم درد ہونے کی وجہ سے یہ پسندیدگی جلد ہی محبت میں بدل گئی، اور دونوں کو جب بھی موت کا ملتا وہ سمن آباد لاہور کے نزدیک نواں کوٹ والے باغ میں مل بیٹھتے اور ایک دوسرے کو اپنا نیا کلام سناتے۔ زیب النساء کی اپنی ماں دلرس بانو بیگم 35 برس کی عمر میں 1657 میں انتقال کر چکی تھی، اور اب ایک جارجین خاتون اورنگ آبادی محل کے نام سے اورنگزیب کی سب سے چہیتی بیوی تھی۔ زیب نے اپنی سوتیلی ماں اورنگ آبادی محل سے رابطہ کر کے اس سے درخواست کی کہ وہ اورنگزیب سے کہہ کر اس کی شادی عاقل خان سے کرا دے۔ اورنگزیب کو جب اپنی جارجین بیوی سے زیب اور عاقل کے عشق کی داستان معلوم ہوئی تو اس نے زیب النساء پر پہرے بٹھا دیے اور فوری طور پر واپسی دکن کا اعلان کر دیا۔ لیکن دکن جانے سے پہلے اس نے زیب النساء کے سامنے ایک بڑی دیگ میں عاقل خان کو زندہ جلوا دیا، جس کے اندر وہ اورنگزیب کے اچانک آ جانے پر چھپ گیا تھا۔ زیب النساء کی یہ دوسری محبت تھی جو اس کے باپ کی ضد اور انا کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اس کے بعد وہ دہلی آ گئے، جہاں اورنگزیب نے زیب النساء کو شاہ جہاں کے بنوائے ہوئے لال قلعے کے ایک حصے سلیم گڑھ قلعے میں قید کر دیا۔ اس کی تمام جمع پونجی اس سے چھین لی، اس کا 4 لاکھ کا سالانہ وظیفہ بھی بند کر دیا، اور وہ اس قید خانے میں 20 سال تک زیب النساء قید و بند کی صحبتیں جھیلتی رہی، اور بالآخر 1702 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اورنگزیب کے حکم پر اسے پرانی دلی میں کشمیری دروازے کے پاس 30 ہزاری باغ میں دفن کر دیا گیا۔ یہ باغ اس کی پھوپھی جہاں آرا نے بنوایا تھا، جس میں اس نے 10 ایکڑ میں 30,000 پودے اور درخت لگوائے۔ تاہم جب 1885 میں دہلی میں انگریزوں نے ریلوے لائن بچھانے کا کام شروع کیا تو زیب النساء کے مزار کو مسمار کر دیا گیا اور اس کی ہڈیاں نکال کر آگرہ کے قریب سکندریہ میں اکبر بادشاہ کے مزار میں دفن کر دی گئیں۔ زیب النساء کے مرنے کے 22 برس بعد اس کا مجموعہ کلام دیوان مکفیخ کے نام سے چھپایا گیا، جس میں 421 غزلیں اور 15,000 اشعار تھے۔ زیب النساء نے 64 برس عمر پائی، مگر اس کی شادی نہ ہو سکی، اور اس کی جوانی بلکہ پوری زندگی اس کے باپ محی الدین اورنگزیب عالمگیر کی انا کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ایک اور دلچسپ روایت کے مطابق زیب النساء کا مزار سمن آباد کے قریب نواں کوٹ والے باغ میں ہے، جسے پاکستان آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے اپنے انتظام میں لے رکھا ہے۔ جب زیب نے عاقل کی موت کے بعد اورنگزیب سے بغاوت کی
تو اس نے ظالم باپ کے ساتھ واپس دکن جانے سے انکار کر دیا اور خود کو اپنی مرضی سے نواں کوٹ باغ میں قید کر لیا۔ یہاں اس نے لنگر کا بندوبست کیا جہاں سے صبح و شام غریبوں، ملنگوں، سادھو سنتوں، جوگیوں اور بے نواؤں کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ مزار آج بھی نواں کوٹ میں موجود ہے۔